रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। 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 मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम ना रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम ना रूठ जाना। अभिषेक सर जीएसटी प्रैक्टिस इनकम टैक्स मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में जीएसटी के क्वेश्चंस भी होंगे। बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे। पहले 15 दिन हम इनकम टैक्स करेंगे, 15 दिन के बाद जीएसटी करेंगे। पहले 15 दिन हम इनकम टैक्स करेंगे और 15 दिन के बाद हम जीएसटी करेंगे। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। 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 तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना।
चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो? दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे। वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। सर जी जीएसटी की रिवीजन कब से होगी? यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जीएसटी की रिवीजन कब से होगी? तो जीएसटी की रिवीजन कब से होगी? ओके, तो जीएसटी की रिवीजन कब से होगी तो मैं आप सभी को बता दूं जीएसटी की रिवीजन कब से होगी। तो जीएसटी की रिवीजन जो हमारी होगी उसकी अनाउंसमेंट मैं कल करने वाला हूं। तो कल आप सारे बच्चे उस अनाउंसमेंट को सुन लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जीएसटी की रिवीजन कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, कितने बजे होगी, वो सारी की सारी बातें आपको पता लग जाएंगी जी। सर आईसीआई ने कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की है, एक्सक्लूजन या एक्सक्लूजन की है, इंक्लूजन तो कुछ ज्यादा किया नहीं है, और जो एक्सक्लूजन पहले था वही सेम एक्सक्लूजन अभी भी है। बाकी एक बार मैं आपको बता दूंगा क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसके अंदर कुछ खास है नहीं वैसे। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। श्रेया वेरी गुड आफ्टरनून। दिव्या वेरी गुड आफ्टरनून जी। चलो इधर सुनो, प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चन इनफ है या एक्स्ट्रा कुछ भी करना पड़ेगा आप बता दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। मतलब प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चन वैसे तो इनफ है, बट अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन बैंक आपके पास है ही है, तो आप एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। सर टीडीएस टीसीएस करा दीजिए, टीडीएस टीसीएस बिल्कुल करा देंगे। सैलरी के एक रूल में अमेंडमेंट भी है, एक रूल में अमेंडमेंट कौन सी? आरएफए के अंदर अमेंडमेंट होगी बस, और क्या? या तो आरएफए वाली होगी या स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी, और आरएफए के अंदर वो इंडेक्सेशन वाला पॉइंट होगा बस। ठीक है जी। चलो सर क्वेश्चन ले लेना, रात में मैंने कमेंट में डाल दिया है, रात के लाइव में। चलो मैं एक बार देखता हूं जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार बातचीत बंद करते हैं, एक बार बातचीत बंद करते हैं। तो सारे के सारे बच्चे एक बार अब यहाँ पे ध्यान दें। तो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ। कल वाली क्लास में हमने अपना पीजीपीपी की रिवीजन स्टार्ट की हुई थी जी। अब अगर मैं पीजीपी की बात करता हूं, उसके अंदर मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन हम डेप्रीसिएशन वाले हम करेंगे। अब डेप्रीसिएशन वाले क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट एक बार पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर हम डेप्रीसिएशन वाले क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम एक बार आज रिवीजन जो हमें करनी है वो रिवीजन हम करेंगे यहां तक। मतलब हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन 30 यहां तक एक बार हम आज रिवीजन अपनी खत्म कर देंगे जी। ठीक है जी। और होपफुली कल वाली क्लास, कल हमारी 25 तारीख है ना, तो कल वाली क्लास में हम अपना पीजीबीपी या कल या परसों वाली क्लास में इसको खत्म करेंगे जी। ठीक है ना, कल और परसों वाली क्लास में, मतलब कल नहीं हुआ तो परसों वाली क्लास ही हमारी लास्ट क्लास होगी पीजीपी की, उसको हम अपना पैकअप करेंगे। और फिर जो भी एडिशनल क्वेश्चन हमारे बचेंगे पीजीपी के, जो हमारे रात को प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, उसमें हम इसके सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और तुम सब जानते हो आज रात को जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है उसमें हाउस प्रॉपर्टी के हमें क्वेश्चन करने हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है। अब वो हाउस प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन बना रहा है, तो आज रात को जो हम क्वेश्चन करेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन होंगे। तो गलती से भी क्लास मिस मत कर देना, क्योंकि जब जब 5 हेड के मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बस ये पर ध्यान दो। सर आज 26 लेक्चर है ना? 26 लेक्चर पता नहीं, मतलब आई थिंक 25 या 26वां लेक्चर होगा, एक बार मैं चेक कर लूंगा। चलो अब प्लीज एक बार बातचीत बंद कर दो जी। एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से बातचीत बंद कर दो। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, अब सारे के सारे हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से। अब लास्ट क्लास में हमने डेप्रीसिएशन वाला कॉन्सेप्ट तो एक बार हमने डिस्कस कर लिया था, बट एक डेप्रीसिएशन वाला कॉन्सेप्ट हमारा बैलेंस बचा था। वो कॉन्सेप्ट हमारा बैलेंस कौन सा बचा था याद करो। आपको मैंने कहा था कि एक तो डेप्रीसिएशन वाला सेक्शन जो होता है, एक तो हमारा 3211 होता है, एक डेप्रीसिएशन वाला सेक्शन जो होता है वो हमारा 3212 होता है,
और एक हमारा डेप्रीसिएशन वाला सेक्शन जो होता है वो हमारा 3212A होता है जी। अब अगर मैं 3211 की बात करूंगा तो ये हमारा SLM मेथड वाला है, 3212 की बात करूंगा ये हमारा नॉर्मल डेप्रीसिएशन है, और अगर 3212 की बात करूंगा ये हमारा एडिशनल डेप्रीसिएशन है। अब नॉर्मल डेप्रीसिएशन और एडिशनल डेप्रीसिएशन ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कल वाली क्लास में। अब आज वाली क्लास में जो हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 3211 की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये 3211 जो है, हेलो भाई साहब इधर सुनो, अब ये 3211 जो है ये हमारा SLM मेथड वाले केस में एप्लीकेबल है, और SLM मेथड का ऑप्शन जो है वो पावर जनरेशन कंपनी को मिलता है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, अगर आप पावर जनरेट करती हैं या पावर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या पावर का ट्रांसमिशन का बिजनेस तुम्हारा है, तो आप एडिशनल डेप्रीसिएशन बात नहीं हो रही, जो आपका SLM मेथड है उस केस में SLM वाला ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या WDV का ऑप्शन भी ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ऑप्शन मिलेगा, या तो वो SLM वाला ले ले या वो WDV वाला ले ले। अगर वो WDV का ऑप्शन लेगी तो एडिशनल डेप्रीसिएशन उनको मिल सकता है, अगर वो SLM वाला ऑप्शन लेगी तो एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है वो उनको नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर मैं SLM डेप्रीसिएशन की बात करता हूं तो SLM से रिलेटेड जो है ना वो एक सिंगल सेक्शन नहीं है, इससे कनेक्टेड जो है वो आपके 4 सेक्शन है। अब 4 सेक्शन हमारे कौन कौन से कनेक्टेड हैं? एक तो 3211 है, एक हमारा 3213 है, एक हमारा सेक्शन 41(2) है, और एक हमारा सेक्शन 50A है। ये चारों के चारों सेक्शन जो हैं ये पावर जनरेशन अंडरटेकिंग जो होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो होती हैं उन केस में एप्लीकेबल होते हैं। ये चारों के चारों सेक्शन, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब एक बार यहां पे चेक करना इन चारों सेक्शन में क्या पढ़ने को मिलेगा, एक बार पहले वो समझते हैं। जैसे एक बात मेरे को बताओ, आज अगर मान लो टाटा पावर कंपनी है, सर सैलरी की रिवीजन करवा दो। यार देखो मेरी बात समझो, मेरी बात, अब रिवीजन चल रही है तो रिवीजन जब का टाइम आएगा तभी तो मैं कराऊंगा ना, ठीक है ना। अभी पीजीपी चल रहा है, अब पीजीपी के तो तुम सैलरी कह रहे हो, फिर मैं सैलरी कराऊंगा तुम बोलोगे ये करा दो, तो अकॉर्डिंगली चल रही है। जितना टाइम देखो मैं दे सकता हूं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं देने की। मेरे भाई मेरे रेगुलर बैच भी होते हैं, अभी मैं रेगुलर बैच मैंने अभी खत्म किया, अभी लंच भी नहीं किया मैंने, मैं अब यहां पे आ गया। इसके बाद फिर मेरी क्लास है, फिर रात को मेरी क्लास है, तो जितना मेरी तरफ से बन सकता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बट मैं दोबारा बोल दूं, अब 100% अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। मैं सैलरी की रिवीजन कराऊंगा, ऑब्वियसली बात है कराऊंगा, अदरवाइज सैलरी में कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, एक ही अमेंडमेंट है। तो पिछला बैच जो त्रिशूल बैच के अंदर मैंने रिवीजन करवाई थी, आप उसमें से भी सैलरी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसमें से भी सैलरी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी का चैप्टर बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक अमेंडमेंट है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 की बजाय 75,000 हो गई है डिफॉल्ट स्कीम के अंदर, ठीक है ना। चलो इधर देखो ध्यान से, फटाफट से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बात मेरे को बताओ, जैसे मान लो अब अगर मैं बात करता हूं टाटा पावर, अब ये टाटा पावर कंपनी जो है वो क्या करती है, वो पावर जनरेट करती है। अगर मैं अदानी पावर की बात करूंगा तो अदानी पावर क्या करती है, अदानी पावर पावर जनरेट करती है। और बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी भी ऐसी हैं जो पावर जनरेट करती हैं या पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या पावर का ट्रांसमिशन करती हैं। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जो पावर जनरेशन कंपनी है तो उनको जब एसेट खरीदेंगे तो उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप SLM भी यूज कर लो, आप WDV भी यूज कर लो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम बाई चांस मान लो हम अगर SLM क्लेम करें तो उस केस में क्या होगा। अब सारे के सारे बच्चे एग्जांपल इधर देखना ध्यान से। जैसे मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पर एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम जो है वो टाटा पावर है। उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम जो है वो टाटा पावर कंपनी है। अब टाटा पावर कंपनी एक मार्केट से मशीन लेकर आई, उसने मशीन जो ली है मान लो फॉर एग्जांपल 500 करोड़ रुपए की ली है। अब अगर टाटा पावर कंपनी ने एक मशीन ली, वो मशीन अगर 500 करोड़ रुपए की ली और डेप्रीसिएशन का रेट अगर इस पे 10% है और इसने कहा जी हम SLM मेथड वाला ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो बताओ क्या करोगे। हम क्या करेंगे, हर साल यहां पे 50-50 करोड़ रुपए अपने P&L में डेबिट करेंगे। भाई 500 करोड़ की मशीन है, 10% रेट है, SLM मेथड है, तो हम क्या करेंगे 50 करोड़ रुपए हर साल 10 सालों तक डेबिट करेंगे और 10 सालों के अंदर 500 करोड़ रुपए की कॉस्ट मेरी पूरी की पूरी रिकवर हो जाएगी। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि 500 करोड़ का 10% 50 करोड़ का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 साल के अंदर मेरी पूरी कॉस्ट यहां पे रिकवर हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, मैंने 6 साल तो इस मशीन को यूज किया, मैंने क्या किया 6 साल तो इस मशीन को यूज किया।
जब 6 साल मैंने इस मशीन को यूज किया तो 6 साल में क्या हुआ होगा, 6 साल के अंदर अगर हर साल 50 करोड़ रुपए का डेप्रीसिएशन है तो 6 साल मतलब 300 करोड़ रुपए का डेप्रीसिएशन मुझे मिल चुका होगा। अब अगर 300 करोड़ रुपए का डेप्रीसिएशन मुझे मिल चुका होगा तो 500 में से अगर हम 300 करोड़ रुपए माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 200 करोड़ बचेगा। बैलेंस कितना बचेगा, 200 करोड़ बचेगा। अच्छा, क्या इस 200 करोड़ को मैं WDV कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो ये मत कहना कि WDV जो होती है वो WDV मेथड के अंदर होती है, नहीं, SLM के अंदर भी अगर कॉस्ट माइनस में डेप्रीसिएशन है तो बैलेंस वैल्यू जो आएगी वो मेरी WDV आएगी। इसका मतलब क्या है कि मुझे 200 करोड़ रुपए अभी गवर्नमेंट से लेने हैं, मतलब मुझे 200 करोड़ रुपए अभी गवर्नमेंट से लेने हैं। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, अब मान लो ये वाली मशीन मैंने मार्केट में बेच दी और ये मशीन मैंने बेची फॉर एग्जांपल 180 करोड़ की, या मैंने मान लो ये मशीन बेची है 240 करोड़ की, या मैंने मान लो ये मशीन बेची है फॉर एग्जांपल 540 करोड़ की। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर देना। मैंने गवर्नमेंट से 500 करोड़ रुपए लेने थे, 300 करोड़ एज ए डेप्रीसिएशन मेरे को मिल गए, 200 करोड़ मुझे और लेने हैं और मैंने मशीन बेच दी 180 करोड़ की। तो सारे बच्चे बोल दो, क्या 20 करोड़ रुपए का मेरे को नुकसान हो गया? क्या 20 करोड़ रुपए का मेरे को नुकसान हो गया? यस, नुकसान हो गया, क्योंकि यहां पे ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड नहीं है। अब जो 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, इसको अकाउंट्स में तुम कहते हो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बट इनकम टैक्स में इसका नाम होता है टर्मिनल डेप्रीसिएशन। अगर आपको याद आ रहा हो, याद करो, हमने रेगुलर बैच में डिस्कस किया था कि जहां पर भी SLM मेथड होगा, अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी WDV से कम है, अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी WDV से कम है तो उसको हम क्या नाम देंगे? टर्मिनल डेप्रीसिएशन। कि 20 करोड़ रुपए आप टर्मिनल डेप्रीसिएशन के नाम से P&L में डेबिट कर लो और डिडक्शन क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर अगर मान लो बेचा मैंने 240 करोड़ का, अब लेने मुझे 200 है, मैंने बेचा 240 का, तो गवर्नमेंट कह रही 40 करोड़ रुपए जो है ना वो तुम्हारे टैक्सेबल होंगे PGBP के अंदर। जो ये 40 करोड़ रुपए हैं वो तुम्हारे टैक्सेबल होंगे PGP के अंदर। तो 40 करोड़ रुपए की टैक्सेबिलिटी PGP के अंदर है, बट किस नाम से है जी? बैलेंसिंग चार्ज के नाम से। जिसको तुम अकाउंट्स में प्रॉफिट का नाम देते हो उसको इनकम टैक्स में नाम देंगे बैलेंसिंग चार्ज। तो 40 करोड़ रुपए टैक्सेबल होंगे बैलेंसिंग चार्ज के नाम से, बस ये पर ध्यान दो। मैं दोबारा बोलूंगा, 40 करोड़ रुपए टैक्सेबल होंगे बैलेंसिंग चार्ज के नाम से, बस ये पर ध्यान देना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगर मान लो मेरे को यहां पे 200 करोड़ रुपए की WDV है और मैंने बेचा 540 करोड़। अब सारे बच्चे बता दो, अगर 200 करोड़ की WDV है, बेचा मैंने 540 का है, तो मुझे फायदा कितना हो गया? फायदा 340 करोड़ का हो गया। अब जो 340 करोड़ का फायदा हुआ, तो सारे बच्चे आंसर देना। यहां पे बेचा मैंने 540 का है, कॉस्ट मेरी कितनी है? 500। तो गवर्नमेंट ने कहा जितनी भी कॉस्ट से ज्यादा रिकवरी है, जितनी भी कॉस्ट से ज्यादा रिकवरी है, तो 40 करोड़ रुपए तुम्हारे कैपिटल गेन में आएंगे और बाकी 300 करोड़ रुपए जो एडिशनल रिकवर हुए हैं वो तुम्हारे PGP में बैलेंसिंग चार्ज के नाम से टैक्सेबल होंगे। तो सिंपल सी बात मैं क्या कह रहा हूं, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे कि भैया SLM मेथड वाले केस में ना अलग कॉन्सेप्ट चलता है। SLM मेथड वाले केस में अलग कॉन्सेप्ट चलता है। SLM मेथड वाले केस में क्या चलता है, अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी WDV से कम है, मैं फिर बोलूंगा, अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी WDV से कम है तो फिर डिफरेंस जो आएगा उसको बोलेंगे टर्मिनल डेप्रीसिएशन। अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी WDV से ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी कॉस्ट से भी ज्यादा है तो कॉस्ट से ऊपर वाला कैपिटल गेन, कॉस्ट तक की जो रिकवरी होगी वो बैलेंसिंग चार्ज के नाम से टैक्सेबल होगी। ये बात यहां पे समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये पॉइंट आपकी यहां पे निकल के आता है। इस पॉइंट के अंदर आप अगर चेक करोगे वही बात यहां पे लिखी है। अगर आप SLM ले रहे हो 3211, फिर 3213 टर्मिनल डेप्रीसिएशन और 41.2 बैलेंसिंग चार्ज और सेक्शन 50 कैपिटल ए, ये कैपिटल गेन की बात करेगा, बस ये पर ध्यान दो। सर फर्स्ट में जो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा ना, लॉस सेट ऑफ का मतलब है उसको P&L में डेबिट कर लोगे। भाई जो भी तुम्हारा लॉस है जिसको तुम टर्मिनल डेप्रीसिएशन के नाम से बुला रहे हो उसको तुम P&L में डेबिट कर लोगे टर्मिनल डेप्रीसिएशन के नाम से, वो ये बात कहना चाह रही है जी। ठीक है, अब देखो यहां पे जी वही बात यहां पे लिखी है, अगर सेल प्राइस आपका WDV से कम है तो आप टर्मिनल डेप्रीसिएशन के नाम से,
फिर अगर सेल प्राइस आपका WDV से ज्यादा है तो यहां पर बैलेंसिंग चार्ज के नाम से टैक्सेबल है, और अगर सेल प्राइस तुम्हारा कॉस्ट से भी ज्यादा है तो जितना कॉस्ट से ऊपर है वो कैपिटल गेन, और बाकी सारा बैलेंसिंग चार्ज के नाम से यहां पे टैक्सेबल है। और ये आपको एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल हमने यहां पे समझा उसी तरह का सेम एग्जाम्पल तुम्हें यहां पे दिया हुआ है। इसको आप एज ए होमवर्क कितना एक बार यहां से पढ़ सकते हैं जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। चलो ये पॉइंट हमारा यहां पे समझ में आ गया। उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब एक सेक्शन है 38(2) जी, अब एक सेक्शन है 38(2). हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओ चिंटू, ओए इधर एक बात को सोच के बताना, अगर आपने अपनी एसेट को 100% बिजनेस में यूज किया तो कैन यू क्लेम डेप्रिसिएशन? आंसर इज यस, आई कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। अगर आपने अपनी एसेट को 100% पर्सनल यूज किया, कैन यू क्लेम डेप्रिसिएशन? आंसर इज नो, आई कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर आपने अपनी एसेट को पार्शियली बिजनेस में यूज किया, पार्शियली पर्सनल किया, तो बिजनेस वाले का क्लेम कर सकते हो, पर्सनल वाले का क्लेम नहीं कर सकते। वही बात यहां पे सेक्शन 38(2) में लिखी है। अब सेक्शन 38(2) ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आपने अपनी बिल्डिंग, अगर अपनी मशीनरी, अगर अपने फर्नीचर पार्शियली बिजनेस में की है और पार्शियली पर्सनल की है, तो बिजनेस वाले का डेप्रिसिएशन तुम्हें मिलेगा, पर्सनल वाले का नहीं मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो बिजनेस वाले का मिलेगा और पर्सनल वाले का नहीं मिलेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक बार यहां पे चेक करना, देखो उसने क्या बोला है, अगर आपने इनको एक्सक्लूसिवली बिजनेस में यूज नहीं किया तो जितना तुमने बिजनेस में यूज किया उतने हिस्से तक हम आपको डिडक्शन देंगे, जो बिजनेस में यूज नहीं किया उसकी हम तुम्हें डिडक्शन नहीं देंगे। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे एक बार आंसर दे देना। इसमें से भी एग्जाम में तुम्हारे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। अब वो क्वेश्चन किस तरह से बनता है, अब सुनो ध्यान से। अब एक बच्चा एक बात कहता है, गाबा सर एक बात बताओ, तो जितना बिजनेस में यूज किया और जो पर्सनल यूज किया तो वो हमें कैसे पता लगेगा? वो तुम्हें ऑलवेज क्वेश्चन में देगा कि कितना पर्सनल किया, कितना बिजनेस में किया, ऑलवेज तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा उसकी रेशो क्या होगी। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो तुम्हें क्वेश्चन में देगा नहीं देगा, मेरा क्वेश्चन ये है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लो एक मशीन जो है ना, एक मशीन की वैल्यू है 6 लाख की, और इस पे डेप्रिसिएशन का रेट जो है मान लो 15% है। अब मशीन की वैल्यू 6 लाख की है और डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 15% है, ठीक है। उसने बोला 70% आपने बिजनेस में यूज किया और 30% आपने पर्सनल यूज किया। भाई 70% आपने बिजनेस में यूज किया और 30% जो है वो पर्सनल यूज किया। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, अगर 70 बिजनेस में और 30 पर्सनल, तो कितने पोर्शन का डेप्रिसिएशन मिलेगा? 70% वाले हिस्से का मिलेगा, 30% वाले हिस्से का नहीं मिलेगा। यही तो होगा ना भाई, 70% वाले हिस्से का मिलेगा और 30% वाले का नहीं मिलेगा। अब मेरे क्वेश्चन है आपसे, भाई ये तो पता है कि 70 का मिलेगा, 30 का नहीं मिलेगा, बट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मतलब क्या है? मतलब ये कि 6 लाख रुपए का 70% 4,20,000 और 6 लाख रुपए का 30% 1,80,000, तो 4,20,000 रुपए का 15% इस और इसका 15%, तो ये तो कन्फर्म है इसका नहीं मिलेगा। बट अगर मैं 4,20,000 रुपए का 15% निकालूंगा तो ये जो आएगा 4,20,000 रुपए का 15% जो आएगा, यह आएगा 63,000 रुपए यहां पे आएगा। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है। दूसरा 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 ये भी तरीका है, अगर मैं 6 लाख रुपए का पूरा 15% निकाल दूं तो 6 लाख रुपए का पूरा 15% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 90,000 रुपए। और 90,000 रुपए का 70% की मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा, मतलब 63,000 रुपए की मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, ऐसे ऐसे 63,000 रुपए करना है या जो मैंने ऊपर किया वैसे करना है? ये तरीका नंबर 1 है, ये तरीका नंबर 2 है। बताओ दोनों में से तरीका सही कौन सा है? सारे बच्चे बताओ दोनों में से तरीका सही कौन सा है? क्या पैटर्न सही 1 है या पैटर्न 2 सही है? तो गवर्नमेंट करी जो पैटर्न 2 है ना वो सही है। मतलब अगर तुम सेक्शन ध्यान से पढ़ोगे ना, वो ये बात कह रहा है कि जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ना कि वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं तुम पेपर में गलती करके आ सकते हो, तो जब भी तुम क्वेश्चन करोगे ना बहुत ध्यान से देखना, तुम्हें वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, तुम्हें जो डेप्रिसिएशन आया पूरा उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। ये बात ध्यान दो। तो ये मेथड जो है ये परफेक्ट मेथड है, ये मेथड गलत है, बस ये बात ध्यान देना।
आप में से काफी सारे बच्चे फर्स्ट बोल रहे हैं जो बिल्कुल ही नालायक बच्चे हैं। जो बच्चे भी फर्स्ट बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं जी। जो बच्चे भी फर्स्ट बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सेकंड मेथड परफेक्ट मेथड है। सर जी आंसर दोनों में सेम आ रहा है। आंसर मैटर नहीं करता, आंसर मैटर नहीं करता, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। मैथ की कैलकुलेशन है, बट प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सही तरीका कौन सा है? सही तरीका सेकंड है। क्या पूरी वैल्यू पे निकालोगे डेप्रिसिएशन, आप पूरी वैल्यू पे निकालोगे डेप्रिसिएशन, फिर उसका 70-30% करोगे, जो 70% आएगा उतने की तुम डिडक्शन क्लेम करोगे, 30% वाले की डिडक्शन क्लेम नहीं करोगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? हाँ, फिर डब्ल्यूडीपी कैसे निकलेगी? अब डब्ल्यूडीपी कैसे निकलेगी? अब अगर तुम इस 6 लाख में से ये 63,000 में माइनस कर दोगे, फिर बैलेंस हमारी डब्ल्यूडीपी निकल के आएगी जिस वैल्यू पर मैं क्लेम करूंगा डेप्रिसिएशन। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो वही पॉइंट इन्होंने यहां पे लिखी है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखो मैंने वही क्वेश्चन की है भाई। अगर आप 4 लाख है, उसका 4 लाख का आपका डेप्रिसिएशन जो है वो मशीन पर 15% है 60,000, फिर 60,000 रुपए का 70% और 30%, उसके बेस पे मैंने यहां पे कैलकुलेशन की है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का डन, लॉक कर दें इसको। अब नीचे एक आपका यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वही वाला 60 और 40% वाला यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है जी। अब यहां पे एक पॉइंट और आओ। अब यहां पे है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1). अब ये एक क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन करके दिखा दो। किसका? इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन है किसका जी? अगर इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन देखना है, ये रहा प्रेजेंटेशन, ये रज। अगर आपको इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन देखना है, आप ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो जी। ये देखो जी, ये रहा इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन। आपका ये एग्जांपल है। आपने क्या करना है? बाइफरकेट करना है। आपने पूरा निकालना है डेप्रिसिएशन, उसका फिर 70% अलग निकालना है, 30 अलग निकालना है। फिर जो तुम्हारा ब्लॉक ऑफ एसेट है, ओपनिंग डब्ल्यूडीपी 4 लाख, माइनस कितना करेंगे? जो बिजनेस वाला है, बिजनेस वाला कितना है? 42,000, इसको माइनस कर दिया, बैलेंस आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी निकल के आ गई। सर पर्सनल यूज की डब्ल्यूडीपी माइनस नहीं होगी? नहीं, पर्सनल यूज वाली क्यों होगी जी? जब पर्सनल यूज पे तुम्हें डेप्रिसिएशन अलाउड ही नहीं है, तो डब्ल्यूडीपी निकालते हुए उसको माइनस ही क्यों करोगे भाई? जितना डेप्रिसिएशन अलाउड होगा उतने में से ही डब्ल्यूडीपी माइनस करेंगे, पर्सनल वाले की नहीं करेंगे जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आना जी। अब ये पॉइंट आना, ये पॉइंट है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट कई बार वो तुमसे पूछ सकते हैं। देखो सारे के सारे बच्चे आंसर देना। हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओए इधर 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 सुनो, इधर एक बात मेरे को सारे बच्चे आंसर देना। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन आप जो क्लेम करते हो, क्या नंबर ऑफ डेज के बेस पे क्लेम करते हो? बताना मुझे। इनकम टैक्स में जो तुम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, क्या तुम नंबर ऑफ डेज के बेस पे क्लेम करते हो? सारे बच्चे बताओ, क्या तुम नंबर ऑफ डेज के बेस पे क्लेम करते हो क्या? आंसर इज नो। यहां पे कोई नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अकाउंट्स में करते हो, तुम अकाउंट्स में करते हो। यहां पे क्या है? यहां पे ये है, अगर यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ मिलेगा, और अगर यूज 180 डेज या उससे ज्यादा है तो फुल मिलेगा। एक इनकम टैक्स में ये फंडा है। सर जीएसटी की क्वेश्चन बैंक, जीएसटी की क्वेश्चन बैंक मैंने डाल दी है जी। जीएसटी की क्वेश्चन बैंक मैंने डाल दी है। आप अगर चेक करेंगे अपनी ड्राइव जाके, तो आपको आपकी ड्राइव में जीएसटी की क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। बाकी चार्ट बुक भी होपफुली आज मैं डाल दूंगा जी। उसमें 1-2 अमेंडमेंट्स करनी थी, बस वही अमेंडमेंट कर रहा हूं, तो होपफुली मैं उसकी चार्ट बुक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इनकम टैक्स में क्या होता है? इनकम टैक्स में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर यूज आपका लेस देन 180 डेज है तो हाफ मिलेगा, और अगर यूज आपका 180 डेज या उससे ज्यादा है तो पूरा मिलेगा। वहां पे नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एक जगह इनकम टैक्स में ऐसी है जहां पे नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट है। मैं दोबारा बोलूंगा, एक जगह इनकम टैक्स में ऐसी है जहां नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट है, वो है सक्सेशन वाला केस। सक्सेशन का मतलब क्या है? अमलगामेशन, अमलगामेटिंग कंपनी, अमलगामेटेड कंपनी। फिर कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट वहां पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट अब क्या कह रही है? अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई सक्सेशन वाला केस है तो जितने दिन भी प्रीडिसेसर ने यूज किया उतने दिन का प्रीडिसेसर क्लेम कर लेगा, और जितने दिन भी सक्सेसर ने क्लेम किया उतने दिन का सक्सेसर क्लेम कर लेगा। तो सिंपल फंडा ये निकल के आ रहा है, जितने दिन का प्रीडिसेसर ने क्लेम किया उतने दिन का प्रीडिसेसर क्लेम कर लेगा,
जितने दिन का सक्सेसर ने क्लेम किया उतने दिन का सक्सेसर क्लेम कर लेगा, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। तो एक ही जगह ऐसी है जहां पे नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट है, बस ये बात ध्यान दो। देखो वही बात यहां पे लिखी है कि अमलगामेशन, डीमर्जर, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, इस सब केस में नंबर ऑफ डेज के बेस पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा डेप्रिसिएशन। भाई जितने दिन का अमलगामेटिंग यूज करेंगे उतने दिन का अमलगामेटिंग मिलेगा, जितने दिन का अमलगामेटेड यूज करेंगे उतने दिन का अमलगामेटेड कंपनी को मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। एक बार अभी एग्जांपल देखो, यहाँ पे रिलायंस पेट्रोलियम है, उसने एक मशीनरी परचेस की 1/4/23 को, कितने की? 25 लाख की, रेट 15% है। आरपीएल अमलगामेट विद आरआईएल ऑन 18 दिसंबर 23। अब अगर 18 दिसंबर 23 है तो 1 अप्रैल से लेकर 18 दिसंबर कितने दिन हो गए? 262 दिन। तो 262 दिन का अमलगामेटिंग कंपनी को है, मतलब जो कंपनी अमलगामेट हो रही है, और बैलेंस जो बचेगा वो अमलगामेटेड कंपनी क्लेम कर लेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या आपको बातें मेरी समझ में आ रही हैं? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं। तो बस एक ही जगह ऐसी है जहां पे नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कोई भी नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। डन। चलो अब देखो यहां पे जी, अब अगला पॉइंट यहां पे है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। आओ जी एक बार देख लो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अच्छा आप में से कोई मेरे को बताएगा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है? बताओगे? यस मानसी रेफर कर सकते हो, कर सकते हो रेफर। हाँ जी मेरे को फटाफट से बताओ अनएब्सॉर्ब, हाँ जी सारे बच्चे बोलो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ऐसा डेप्रिसिएशन कि जिसको प्रॉफिट एब्सॉर्ब नहीं कर पाए। मतलब मेरा डेप्रिसिएशन जो है मेरे प्रॉफिट से भी ज्यादा था, तो अगर मेरा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एब्सॉर्ब नहीं कर पाए तो बचा हुआ जो डेप्रिसिएशन है ना वो अनएब्सॉर्ब है। जैसे मुझे नहीं पता, आपने कई बार देखा होगा, जब देखा होगा अनएब्सॉर्ब का मतलब होता है जब भी आप कई बार घर में ना बेडशीट करते हैं, अब बेडशीट अपने मुंह पे करते हैं, तो कई बार आप बेडशीट अपने मुंह पे करते हैं तो मुंह पे बेडशीट हो जाती है, पैर नंगे हो जाते हैं, फिर ऐसे करके पैरों पे बेडशीट करते हैं तो मुंह नंगा हो जाता है, फिर ऐसे मुड़ते हैं तो ये साइड पे हवा आती है ठंडी ठंडी, ये हिस्सा ठंडा, फिर ऐसे पकड़ के बेडशीट अंदर करते हैं, फिर ऐसे करते हैं ये वाला हिस्सा ठंडा हो जाता है, फिर ऐसे करके ऐसे बेडशीट करते हैं, तो कोई ना कोई शरीर का हिस्सा जो है वो रह ही जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो बेडशीट पूरा शरीर हमारा एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। इसका मतलब क्या है कि पूरा शरीर, मतलब जो बेडशीट है वो पूरा शरीर हमारा एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही, शरीर का कुछ हिस्सा जो है वो अभी भी अनएब्सॉर्ब है। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि कई बार डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा होता है कि प्रॉफिट उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। अब दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अगर प्रॉफिट एब्सॉर्ब नहीं कर पाए तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा? गवर्नमेंट ने कहा सिंपल, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड की किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो सैलरी और कैजुअल इनकम छोड़ के। मैं दोबारा बोलूंगा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड की किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो सैलरी और कैजुअल इनकम छोड़ के। नहीं होता अगले साल लेके जाओ, अगले साल भी किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, और कमाल की बात इनफिनिटी लाइफ तक लेके जा सकते हो, मतलब इनलिमिटेड लाइफ। कोई 4 साल नहीं, कोई 8 साल नहीं, अनलिमिटेड लाइफ तक, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन अगर तुम्हारा बैलेंस बचा है। तो अगर तुम्हारा बैलेंस नहीं बचा फिर तो बात, अगर बैलेंस बचा है, अगर तुम्हारा यहां पे बैलेंस बचा है तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है उसको अगले साल ले जाओ और अनलिमिटेड लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, तो आप कहीं से भी सेट ऑफ करो सैलरी कैजुअल इनकम को छोड़ के, ऐसे अगले साल भी सैलरी कैजुअल को छोड़ के, और फिर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहे बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया। ये आपकी प्रायोरिटी दे रखी है जो मैंने सेट ऑफ के अंदर पढ़ी थी, और अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की तो भी तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो डिफॉल्ट स्कीम है तो डिफॉल्ट स्कीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन, तुम सब जानते हो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलता। तो अगर तुम्हारा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से है वो लैप्स है, अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली तो डिफॉल्ट स्कीम वालों को एडिशनल नहीं मिलता, नॉर्मल स्कीम वालों को एडिशनल मिलता है, बस ये पर ध्यान देना जी। आगे देखो जी, तो
तो ये हमारा आ रहा है 32.2, दैट इज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। पहले यहां तक बताओ, कोई डाउट तो नहीं है जी? बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी। अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ सारे बच्चे, बताओ सारे बच्चे, फटाफट से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? सर रात के होमवर्क वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन 8 इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन 8 इनकम्प्लीट, हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन 8 का नीचे वाला पार्ट पूरा दिया नहीं हुआ। क्वेश्चन 8 का नीचे वाला पार्ट पूरा नहीं दिया हुआ, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, क्वेश्चन 8 में थोड़ी सी दिक्कत है, क्वेश्चन 8 में थोड़ी सी दिक्कत है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब जो अगला सेक्शन है, ये सेक्शन है 10AA, ये सेक्शन है 10AA। अब आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार बन चुका है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार बन चुका है। ये वाला क्वेश्चन 10AA वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार आपके पेपर के अंदर बन चुका है, सेक्शन 10AA। सर डिफॉल्ट स्कीम में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यस कर सकते हो। कोई डिफॉल्ट स्कीम में कैरी फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब कर सकते हैं। अनएब्सॉर्ब एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है वो नहीं कर सकते, अगर नॉर्मल से रिलेटेड है तो कर सकते हो जी। मेरे बाबू, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप डिफॉल्ट स्कीम लेके बैठे हो तो डिफॉल्ट स्कीम में अगर तुम्हारा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है, अगर वो आपका किससे रिलेटेड है, एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है तो कर सकते हो। अब सुनो, इसका मैं तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा जी, और इसको आज मैंने अपने रेगुलर बैच के अंदर भी करवाया है। ये सेक्शन अभी अभी मैं करवा के आया हूं, सेक्शन 10AA, उसको भी मैंने इसका क्वेश्चन करवाया है, उसको भी मैंने इसका क्वेश्चन करवाया है 10AA वाला। एक बार चेक करेंगे, उस क्वेश्चन को भी चेक करेंगे। अब सुनो ध्यान से, पहले 10AA है क्या जी, समझो 10AA क्या है। पहली बात तो ये समझ लो, 10AA जो है वो एग्जम्पशन का सेक्शन नहीं है, वो डिडक्शन का सेक्शन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के दिमाग में क्या होता है, नॉर्मली बच्चों के दिमाग में होता है सर सेक्शन 10 तो एग्जम्पशन का है। अब उनके दिमाग में होता है सेक्शन 10 तो एग्जम्पशन का है, तो ये भी सेक्शन 10 है तो एग्जम्पशन का होगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये सेक्शन 10 नहीं है, ये 10AA है। अब ये 10AA जो है वो डिडक्शन का है। और याद करो, आपको मैंने कहा था ग्रोस टोटल इनकम में से जब डिडक्शंस माइनस करते हैं तो डिडक्शन दो तरह की होती हैं, एक तो चैप्टर 6 से और एक 10AA, एक चैप्टर 6 से और एक 10AA। अब जो 10AA जो है ना, वो भी डिडक्शन है, वो एग्जम्पशन नहीं है, वो डिडक्शन है, वो एग्जम्पशन नहीं है। तो वो ग्रोस टोटल इनकम में से जब वो 10AA की डिडक्शन माइनस करेंगे तो मेरी टोटल इनकम निकल के आएगी, और फिर हम टोटल इनकम पे टैक्स चार्ज करेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर 10AA की जो डिडक्शन है क्या वो डिफॉल्ट स्कीम वालों को मिलती है? नहीं मिलती। आदर्श कह रहा है सर ये लाइव है या रिकॉर्डेड है? आदर्श अभी तक तो लाइव है, जब ये बंद हो जाएगा उसके बाद ये रिकॉर्डेड बन जाएगा, लेकिन अभी तक तो ये लाइव ही चल रहा है। ठीक है, अरे सुनो ध्यान से सुनो, तो मैंने क्या बोला कि जो 10AA है उसकी जो डिडक्शन है वो ग्रोस टोटल इनकम में से मिलती है, और वो सिर्फ तब मिलती है अगर तुम्हारी यूनिट SEZ में लोकेटेड है। इट मींस गवर्नमेंट ये बात करेगी अगर आपकी यूनिट मतलब कोई कंपनी मतलब कोई अंडरटेकिंग अगर SEZ में लोकेटेड है, तब गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें डिडक्शन मिल सकती है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपकी यूनिट SEZ में लोकेटेड है तब आपको यहां पे डिडक्शन मिल सकती है। एग्जम्पशन डिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस होता है जी। एग्जम्पशन आपकी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती, डिडक्शन पहले ऐड होती है फिर माइनस होती है। एग्जम्पशन नॉर्मली सेक्शन 10 में होती है, डिडक्शन तुम्हारी किसी भी सेक्शन में आ सकती है। तो ये दोनों मेजरली फर्क होते हैं डिडक्शन के अंदर। अब बहुत ध्यान सुनना, अब पहली बात तो यहां पे एक बात समझो। हेलो भाई साहब, ओए ओए चिंटू, हेलो भाई साहब इधर समझो। अब अगर मान लो एक एसएससी है, उसकी यूनिट मान लो SEZ में लोकेटेड है, या उसकी यूनिट जो है वो नॉन SEZ में लोकेटेड है। अब अगर मान लो SEZ में है, नॉन SEZ में, तो अगर उसकी यूनिट नॉन SEZ में है तो यहां तो 10AA लगेगा ही नहीं। अब ये मत पूछना SEZ क्या होता है, ये मत पूछना। आर अंडर डेवलप एरिया को अगर गवर्नमेंट को डेवलप करना है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा SEZ। अब
जैसे गुड़गांव के अंदर बहुत सारे SEZ हैं, नोएडा में काफी सारे SEZ हैं। इन SEZ में जो भी कंपनी होती है उन पे रूल्स बहुत लीनियंट एप्लीकेबल होते हैं, बहुत कम एप्लीकेबल होते हैं, बहुत कम ये टैक्स पे करते हैं, बट हाँ इनका मेजर पर्पस जो होता है वो एक्सपोर्ट करना होता है। अब गवर्नमेंट कह रही अगर मेजर पर्पस एक्सपोर्ट करना है तो भैया बाहर से पैसा इंडिया में आएगा, अगर बाहर से पैसा आएगा तो हम तुम्हें डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे सेक्शन 10AA की। अब कितनी डिडक्शन मिलेगी वो सुना, कितनी मिलेगी तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर तुम्हारी यूनिट SEZ में है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर तुम्हारी यूनिट SEZ में है, अब अगर तुम्हारी यूनिट SEZ में है और SEZ से अगर तुम एक्सपोर्ट सेल करते हो, सारी सेल नहीं एक्सपोर्ट सेल करते हो, तो एक्सपोर्ट सेल पर आने वाले प्रॉफिट, मैं दोबारा बोलूंगा, एक्सपोर्ट सेल से आने वाले प्रॉफिट हम 100% डिडक्शन देंगे, एग्जम्प्ट करेंगे पहले 5 साल, और अगले 5 साल जो होगा वो 50% होगा। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, तरीके से समझ लेना। कई बच्चों को 10AA में बहुत खतरनाक दिक्कत आती है, जबकि 10AA जो है वो इतना डरने वाला सेक्शन है नहीं है, बट फिर भी काफी सारे बच्चों को 10AA से डर लगता है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। पहली बात, 10AA जो है वो SEZ वाले केस में एप्लीकेबल है। अब SEZ में यूनिट 2 तरह की होती हैं। SEZ के अंदर यूनिट जो होती है वो 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती है जी? या तो आपने SEZ के अंदर क्या किया, आपने डोमेस्टिक सामान बेचा या आपने एक्सपोर्ट करके बेचा। अगर आपने डोमेस्टिक सामान बेचा तो 10AA उसके लिए नहीं है। अगर आपने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट से आने वाले प्रॉफिट जो होंगे वो 10AA में एग्जाम्प्ट है। पहले 5 साल सारे, अगले 5 साल जो है 50%। सर ये 5 साल कहां से काउंट करने हैं? जब तुम्हारी यूनिट सेटअप हुई वहां से 5 साल। अगर पहले 5 साल है तो सारे, अगले 5 साल 50%। फिर एक बच्चा कह रहा है सर एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने हमें कुछ क्लास में ना एक बात और बताई थी कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट से आने वाले प्रॉफिट एग्जम्प्ट होते हैं, पहले 5 साल सारे, अगले 5 साल 50%। पर आपने वहां पर एक बात बताई थी कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका पैसा 30 सितंबर तक इंडिया में आ जाना चाहिए। आंसर इज यस। अब आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट सेल है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरी 30 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट सेल है। अब अगर 30 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट सेल है, इस 30 करोड़ रुपए आने वाले प्रॉफिट को हम यहां पे क्या करेंगे, एग्जम्प्ट करेंगे। बट गवर्नमेंट ने बोला 30 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट सेल है, उसमें से 25 करोड़ रुपए जो हमें रिसीव हुए हैं वो 30 सितंबर तक रिसीव हुए हैं। मतलब जो हमें फॉरेन रिजर्व मिला है 30 सितंबर तक वो 25 करोड़ रुपए है, तो डिडक्शन 25 करोड़ के बेस पर मिलेगी, 30 करोड़ के बेस पर नहीं मिलेगी। इसका तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊं, ये देखना क्वेश्चन तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है। एक बार तुम ये क्वेश्चन देखो, एक बार ये क्वेश्चन देखो सारे के सारे बच्चे, फिर मैं क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला तुम्हें दिखाता हूं जी। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी तुम्हारे लिए डाउनलोड कर रहा हूं, तुम बस 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हें बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन दिखाता हूं, तुम्हें मजा आएगा। चलो पहले क्वेश्चन देखो एक बार, पहले एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन देख लो ये वाला। ये लो जी, कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। हाँ जी, बोलो। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? बोलो क्लियर है, पक्का? एक बार दोबारा बोल देता हूं। देखो अब यहां पे
आपकी जो टोटल टर्नओवर है 80 करोड़ रुपए की है, अब 30 करोड़ रुपए की SEZ वाली है और 20 करोड़ रुपए की उसमें से एक्सपोर्ट सेल है। तो भैया अगर मान लो उसने यहां पर बोला प्रॉफिट 16 के हैं, तो 16 करोड़ के प्रॉफिट अगर 30 पर है तो 20 पर कितने, इतने। तो पहले 5 साल इतने, अगले 5 साल फिर इसका हाफ 50% होगा। बस ये पर ध्यान दो जी। नहीं नहीं, टोटल फर्स्ट 5 ईयर में इतने की लिमिट नहीं है, वो तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हर साल जो आपकी प्रॉफिट है वो इतने के हैं। अगर प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है बढ़ेंगे तो फिर अगले साल के प्रॉफिट अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब मैं जो तुम्हें क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं ना, इधर देखो ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन अगर आप कर दोगे ना, मेरा दिल खुश हो जाएगा आज, मेरे को वाकई बहुत अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है आज, ये लो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन करो फटाफट से, जल्दी क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी करो ये क्वेश्चन। जल्दी करो फटाफट से जी। पहले 5 साल 100% है जी। सर सेक्शन 44 की सीरीज में अगर क्वेश्चन में PCA की जगह नॉर्मल CA दिया हो तो क्या करना है? तो एज्यूम करके आना है। आप अगर एज्यूम करके आओगे वो PCA है तो सेक्शन लगा देना, और आपको एज्यूम करके आना है जी। कोशिश करो फटाफट से क्वेश्चन करने की। टिंग 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 टिंग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सुमित का। तो ऑप्शन नंबर सी, डी आ रहा है जी। विनायक का आ रहा है डी, बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, नालायक बच्चे हैं पूरे। इधर देखो ध्यान से नालायकों, इधर देखो ध्यान से, एक बार अब यहां पे चेक करना जी। हाँ जी, एक बार यहां पे चेक करना, बस हो गया तुम्हारा काम, हो गया, अब हो गया हो गया हो गया, बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार अब यहां पे चेक करो आपने क्या किया है। इधर देखो ध्यान से नालायकों, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार मेरे पास, एक बार यहां पे देखना स्टार्ट करो जी, सारे के सारे बच्चे एक बार यहां पे देखना स्टार्ट करो। अब वो कह रहा है रोशनी लिमिटेड की 2 यूनिट हैं, एक यूनिट तो है SEZ में और एक यूनिट है वो डोमेस्टिक टी मतलब DT है, अदर एरिया में है। अब यूनिट इन SEZ वाज सेटअप एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 15 मई 2015। अब अगर 15 मई 15 तो प्रीवियस ईयर 24-25, तो भाई अब प्रीवियस ईयर 24-25 ना, तो ये 10वां साल है, मतलब 5 साल तो हो चुके हैं, ये अगले 5 साल की बात हो रही है भाई। 15 से लेके अगर मैं 24, 25, 31 मार्च 25 की बात करूंगा तो भाई ये तो ये लगा लो ना 5 साल से आगे की बात हो रही है। 5 साल तो जा चुके हैं, अगले 5 साल की बात हो रही है। आगे देखो, अब उसने बोला और DTA वाली यूनिट जो है वो यहां पे है, इसको छोड़ दो। टोटल टर्नओवर ऑफ द रोशनी लिमिटेड, मतलब पूरी कंपनी की टर्नओवर जो है वो 12.5 करोड़ की है,
और उसमें डीटीए वाली टर्नओवर जो है वो 4.5 करोड़ की है। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोलना, अगर 12.5 करोड़ की टोटल टर्नओवर है, उसमें 4.5 करोड़ की डीटीए वाली है, तो मतलब 8 करोड़ रुपए की टर्नओवर जो है वो एससीजेड वाली है। मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, अगर 12.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर जो है वो टोटल कंप्लीट कंपनी की है, तो 4.5 करोड़ की टर्नओवर जो है वो डीटीए वाली है, मतलब 8 करोड़ रुपए की टर्नओवर जो है वो एससीजेड वाली है। क्लियर है? तो 8 करोड़ की टर्नओवर एससीजेड वाली है, अच्छी बात है। फिर उसने बोला एक्सपोर्ट सेल जो की है वो एससीजेड से की है 3.5 करोड़ और डीटीए में की है 225, तो डीटीए वाली तो हटा दो, ये 3.5 करोड़ है, अच्छी बात है। फिर वो कह रहे नेट प्रॉफिट जो है एससीजेड वाले के 95 लाख हैं और डीटीए वाले के 80 लाख हैं, तो मतलब नेट प्रॉफिट कितने हैं? 95 लाख। 95 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट तुम्हारे कितनी सेल पर हैं? तो तुम्हारे 8 करोड़ रुपए की सेल पर है। अब यहां पे चेक करना, वो कह रहे आउट ऑफ द एक्सपोर्ट सेल 3.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए जो आपको रिसीव हुए हैं वो 30 सितंबर तक हुए हैं। याद है मैंने क्या कहा था कि आपको 30 सितंबर तक जितने रिसीव होंगे उस पे एग्जम्पशन निकालेंगे। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, सारे बच्चे बोल देना, अब 95 लाख अगर 8 करोड़ पर हैं तो 2 करोड़ पर कितने हैं वो निकाल लो जी। तो 95 लाख डिवाइड बाय 8 करोड़ मल्टीप्लाई 2 करोड़, तो यार है 23,75,000। अब 23,75 है। अब यूनिट को सेटअप हुए 5 साल तो हो चुके हैं, तो 5 साल हो चुके, अगले 5 साल की बात हो रही है, तो इसका 50%, इसका 50% निकालूंगा तो 11,87,500 रुपए, ये आपका आंसर निकल के आएगा जी। अब बताओ क्या दिक्कत है जिसके अंदर? सारे बच्चे बताओ क्या दिक्कत आ रही है, बताओ, बोलो क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऑप्शन सी आएगा जी, बोलो कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है जी, तो ये हमारा 10AA वाला पॉइंट यहां पे निकल के आता है, ये हमारा 10AA है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। चलो अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी, अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अब जो हमारा अगला सेक्शन जो है वो 10AA के बाद वो हमारा आ रहा है 35ABB और 35ABA। ये 2 सेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेक्शन जो है ये सेम SLM की तरह है जी। ये सेक्शन जो है ये मान के चलो ये सेम SLM मेथड की तरह है जी, ये सेम SLM मेथड की तरह है। सर 2 करोड़ क्यों लिया? क्योंकि 30 सितंबर तक मेरे बच्चे 2 करोड़ आए ना। अगर आप चेक करोगे यहां पे तो ये देखो, यह 30 सितंबर है, 30 सितंबर तक 3.5 में से 2 करोड़ आया, तो हमें 2 करोड़ लेके चलना है जो आपका यहां पे निकल के आया जी। अच्छा अब यहां पे देखना, अब ये जो है आपका 35AA और 35ABA, ये आपका टेलीकम्युनिकेशन वाला जो है ये आपका सेम जो है वो SLM की तरह है। सर 10 ईयर के बाद भी, हाँ 10 ईयर के बाद भी 50% होती है, बट उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे पहले 10 साल तो कोई कंडीशन नहीं है, बट अगले 5 साल में फिर कंडीशन है जी। सर ये एमटीपी के हो 3 पेपर आए हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। में 25 के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलो अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना चाहिए। अब एक बार मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक बात मेरे को बताओ, आज जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, अब जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, हेलो भाई साहब, ओए ओए चिंटू, हेलो इधर, जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, तो आपको नहीं लग रहा जो हमारे फोन में नेटवर्क आ रहे हैं वो सैटेलाइट के थ्रू आ रहे हैं? अच्छा अगर वो सैटेलाइट के थ्रू आ रहे हैं, अगर वो सैटेलाइट के थ्रू आ रहे हैं, तो उस सैटेलाइट को गवर्न करने वाली कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस, ध्यान सुना, उस लाइसेंस को बेचने के बहुत मोटे पैसे चार्ज करती है। और आपको पता है जियो, मान लो जियो है, एयरटेल है, मान लो आइडिया है, ये सब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पेक्ट्रम लेते हैं या लाइसेंस लेते हैं तो बहुत मोटी कॉस्ट पे करते हैं। अब आप बताओगे जो लाइसेंस के लिए खर्चा किया, आपको नहीं लग रहा वो इंटेंजिबल है? लाइसेंस एक इंटेंजिबल है, और इंटेंजिबल पर नॉर्मली क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन मिलता है, बट गवर्नमेंट कह रही इस केस में नहीं मिलेगा। अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लाइसेंस की कॉस्ट इनकर कर रही है, तो जितने साल का वो लाइसेंस है ना, उतने साल में वो खर्चा अलाउड करेंगे।
भाई जितने साल का भी वो लाइसेंस है, जितने साल का भी लाइसेंस है, उतने साल का वो खर्चा हम आपको अलाउड कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। तो अब मेरे को एक बात बताओ जी, अब अगर मान लो लाइसेंस 10 साल का है और 10 करोड़ रुपए की कॉस्ट है, तो 10 करोड़ डिवाइड बाय 10, 1 करोड़ रुपए जो खर्चा है वो अलाउड कर दिया जाएगा हर साल। तो गवर्नमेंट यहां पे वही बात कहना चाह रही है, भाई जितनी भी लाइसेंस की कॉस्ट है, जितनी भी लाइसेंस की कॉस्ट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, हर साल उतनी उतनी कॉस्ट मुझे अलाउड हो जाएगी। अच्छा एक बात मेरे को और बताना, एक बात मेरे को और बताओ, क्या आप ये लाइसेंस, क्या ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी किसी को लाइसेंस बेच भी सकती है? क्या ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी किसी को लाइसेंस बेच भी सकती है? बिल्कुल बेच सकती है जी। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना। भाई साहब ओए इधर देखो ध्यान से, मान लो 200 लाख रुपए का लाइसेंस है, लाइसेंस की कॉस्ट है 10 साल की, तो हर साल कितना खर्चा अलाउड होगा? 20 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, आपने 6 साल के बाद लाइसेंस बेच दिया। अब अगर 6 साल के बाद लाइसेंस बेचा तो हर साल 20 लाख, 20 और 6 120 लाख रुपए की डिडक्शन मेरे को मिल गई होगी। तो 200 में से 120 माइनस करोगे तो 80 लाख रुपए की कॉस्ट मेरी रिकवर होनी बची है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना 80 लाख की कॉस्ट मेरी बची थी, 55 लाख रुपए का मैंने लाइसेंस बेच दिया, तो 80 माइनस 55, 25 लाख रुपए का मेरे को नुकसान हो गया। अब तुम्हें याद है एसएलएम मेथड वाले केस में इसको क्या बोलते थे? याद करो, अभी अभी आज वाली क्लास में हमने किया है, अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी डब्ल्यूडीवी से कम होगा तो उसको बोलते थे टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बट यहां पे हम डेप्रिसिएशन बोल नहीं सकते क्योंकि यहां पे डेप्रिसिएशन मिल नहीं रहा। तो यहां पे 25 लाख रुपए गवर्नमेंट कह रही है इसकी हम तेको डिडक्शन दे देंगे, पीएनएल में डेबिट कर लेना 25 लाख रुपए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अब यहां पे अगर मैंने बेचा 125 लाख का, अब अगर 125 लाख का बेचा तो अगर आप चेक करोगे यहां पे 80 और 125 तो 45 लाख रुपए मेरी बिजनेस की इनकम आ रही है, तो 45 लाख रुपए एज बिजनेस की इनकम मेरी यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी जी। 45 लाख रुपए मेरी बिजनेस की इनकम जो है वो यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो जी। और अगर मान लो मैंने यहां पर बेचा कितने के, 220 लाख का, तो अगर मान लो मेरा सेल प्राइस मेरी कॉस्ट से भी ज्यादा है तो कॉस्ट से ऊपर वाला कैपिटल गेन, और जितनी कॉस्ट तक की रिकवरी है वो मेरा पीजीपी, मतलब जो आपने पढ़ा था अभी, जो आपने एसएलएम के अंदर पढ़ा था ना, बस यहां पे नाम अलग है। जिसको वहां पे डेप्रिसिएशन बोलते थे उसको यहां पे अमोर्टाइज कॉस्ट बोलते हैं, जिसको वहां पे डब्ल्यूडीवी बोलते थे उसको यहां पे अनअमोर्टाइज कॉस्ट बोलते हैं। फर्क बस ये है, बात समझ में आ रही है ना? तो वहां पे करते थे ना कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी, या कॉस्ट माइनस में अमोर्टाइज कॉस्ट, बैलेंस जो बचा वो है अनअमोर्टाइज कॉस्ट। वहां पर क्या बोलते थे, सेल प्राइस अगर लेस देन डब्ल्यूडीवी है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, यहां पे सेल प्राइस अगर अनअमोर्टाइज कॉस्ट से कम है तो डिडक्शन, वहां पे सेल प्राइस अगर डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है तो बैलेंसिंग चार्ज, यहां पे सेल प्राइस अगर अनअमोर्टाइज कॉस्ट से ज्यादा है तो टैक्सेबल। और वहां पर भी कैपिटल गेन था कॉस्ट से ऊपर, यहां पर भी कॉस्ट से ऊपर कैपिटल गेन है, बट वहां पे ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता था, यहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आ सकते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट हमारे यहां पे निकल के आते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं जी। तो ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, आप इस क्वेश्चन को देखें और मुझे इसका आंसर दें। सारे बच्चे फटाफट से देखो जी, सारे बच्चे फटाफट से देखोगे जी, सारे बच्चे फटाफट से देखोगे जी। एक बार यहां पे चेक करो पहले जी, एक बार सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को चेक करो, जल्दी जल्दी चेक करो फटाफट से जी, जल्दी चेक करो फटाफट से। देखो जी, ओपनिंग बैलेंस प्लांट मशीनरी 1/4/24, डब्ल्यूडीबी 31 मार्च 24, आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन 23/24 का 30 लाख, नई प्लांट मशीनरी परचेस की पुट टू यूज 8 जून 24 को 20 लाख, नई प्लांट मशीनरी परचेस की है पुट टू यूज की 15 दिसंबर 24 को 8 लाख, फिर कंप्यूटर एक्वायर एंड इंस्टॉल किया ऑफिस प्रीमाइस में 2 जनवरी 25 को 3 लाख का। कह रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन असेसमेंट ईयर 25-26, अगर उसने शिफ्टिंग आउट मतलब नॉर्मल स्कीम ली है और जो एसेट लिया वो अकाउंट पे चेक से लिए हैं। अब बताओ क्या होगा जी, जल्दी बताओ जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। और अब कल सुन लो जी, कल या होपफुली परसों हम पीजीपी अपना पूरा खत्म करेंगे।
ठीक है। और कल मैं अनाउंसमेंट करूंगा जीएसटी की रिवीजन की, कि हम जीएसटी की रिवीजन कब करेंगे, कैसे करेंगे, कितने बजे क्लास होगी, कहां क्लास होगी, वो सारी बातें कल शाम को मैं अनाउंस कर दूंगा। तो जो बच्चे बार बार जीएसटी कह रहे हैं उनकी भी टेंशन कल मैं खत्म कर दूंगा जी, ठीक है ना, उनकी भी टेंशन कल मैं खत्म कर दूंगा। कल मैं सारी बातें उनको जीएसटी से रिलेटेड बता दूंगा, ताकि उनके दिमाग में टेंशन खत्म हो जाए कि हाय हमारा जीएसटी कब होगा जी। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन कर दो फटाफट से जी, मेरे को फटाफट से करके बता दो इसमें नॉर्मल कितना आएगा, एडिशनल कितना आएगा। बोलो। सर लाइव बैच होगी आपकी रेगुलर वाली जीएसटी की? जीएसटी की सारी तो नहीं होगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कराऊंगा जी, वही मैं कल बताऊंगा जी, वही मैं कल बताऊंगा सारा कुछ। कल वाली क्लास में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। नॉर्मल आ रहा है 8,10,000। अच्छा कैसे निकाला एक बार मेरे को बताना। अब ये 30 लाख है, 30 लाख में आपने 20 लाख जोड़ दिए, फिर 8 लाख जोड़ दिए, और ये अच्छा ये तो दो, इसमें दो ब्लॉक बनेंगे, सुन लो, इसमें दो ब्लॉक बनेंगे। दो ब्लॉक कैसे बनेंगे, एक तो प्लांट मशीनरी 15% वाला, और एक कंप्यूटर का बनेगा 40% वाला। बट अब कंप्यूटर पे एडिशनल नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल मिलेगा, और नॉर्मल भी कितना मिलेगा, 20% मिलेगा जी। मैं दोबारा बोलूंगा, नॉर्मल भी कितना मिलेगा, 20% मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल रेट 40% है। अब 2 जनवरी 25 है, तो यूज लेस देन 180 डेज है, तो 3 लाख पे कितना क्लेम करोगे, हाफ क्लेम करोगे, तो 3 लाख का 20%, तो इस पे तो मिलेगा 60,000। देखो इस पे तो मिलेगा 60,000। आप ये मान लो कंप्यूटर पे कितना मिलेगा, कंप्यूटर पे मिलेगा आपका 20% मिलेगा, 60,000 मिलेगा, और इस पे कोई एडिशनल नहीं मिलेगा, क्योंकि एडिशनल कंप्यूटर पे मिलता नहीं है। अब उस पे आ जाओ, अब एक बार इस पे आओ जी। अब यहां पे एक बार चेक करो सारे के सारे बच्चे। अब ये 30 लाख प्लस में 20 लाख प्लस में 8 लाख, अब सारे बच्चे आंसर देना। यहां पे 30 लाख की आपकी पुरानी मशीन है, 20 लाख की आपने नई मशीन ली है, 8 लाख की आपने नई मशीन ली है। अब ये कितना हो गया, 58 लाख हो गया। बट अब इस 58 लाख के आपको 2 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़े क्यों करने हैं, क्योंकि 30 और 20 50 लाख रुपए अलग। क्यों, ये तो यूज 180 डेज या उससे ऊपर है, इसका भी यूज 180 डेज या उससे ज्यादा है, इसका यूज जो है वो लेस देन 180 है। तो 8 लाख पे हो गया 7.5%। तो अगर आप चेक करोगे 50 लाख का 15%, तो 7.5 लाख तो ये हो गया, और 8 लाख रुपए का 7.5% हो गया, 60,000 रुपए ये हो गया, तो 8,10,000 रुपए का हो गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन। 8,10,000 रुपए का हो गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अच्छा अब एडिशनल की बात करते हैं। अब एडिशनल जो मिलेगा वो मुझे किस पे मिलेगा, तो एडिशनल मेरे को मिलेगा इस पे मिलेगा, एडिशनल मेरे को इस पे मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। अच्छा इस पे एडिशनल कितना मिलेगा, पूरा 20%, इस पे कितना मिलेगा आपको, 10% मिलेगा जी। तो 80,000 रुपए का ये हो गया, और 1,60,000 रुपए का ये हो गया, तो 2,40,000 रुपए का एडिशनल मिलेगा जी मेरे को। अगर मैं चेक करता हूं 2,40,000 रुपए का मेरे को एडिशनल मिलेगा, इसका नहीं 2,40,000 का क्यों मिलेगा, इसका 20% हो गया ना, 4 लाख हो गया ना इसका, तो इसका 4 लाख हो गया, और इसका 80,000 हो गया, तो 4,80,000 रुपए का मुझे एडिशनल मिलेगा जी। एक बार चेक करना यहाँ पे, ये 7, 50 और 60, तो ये हो गया। अच्छा ये 4 लाख, हाँ तो सीख तो है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। ये तो देखो यहाँ पे देखो WDB निकाली, वही 58 लाख निकाली। अब 58 लाख में से इसका यूज लेस देन 180 है, इसका 180 और मोर है, तो उस पर तो आपने पूरा 15% क्लेम किया, ठीक है ना। इस पे आपने क्लेम किया 7.5%, और फिर एडिशनल जो है, एडिशनल इसका 4 लाख मिलेगा, इसका 80,000 मिलेगा। बताओ क्या दिक्कत है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या इसको लॉक कर सकता हूं। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपने होमवर्क करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर है 10.4 है। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क करना है। वैसे क्वेश्चन हम रात वाले सेशन में भी करेंगे, आज नहीं, आज तो हमें हाउस प्रॉपर्टी करना है, बट हाँ ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क करके आएंगे जी, ये आपने होमवर्क करके आना है, ठीक है जी। चलो अब सारे के सारे बच्चे मिलेंगे आज रात को जी। आज रात को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 हेड हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, और सबसे पहला हेड हाउस प्रॉपर्टी का आज हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं आज रात को
सेम टाइम सेम जगह पे लाइव सारे के सारे बच्चे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। सारे बच्चे लाइक और कमेंट करके जरूर जाया करें, आपके लाइक और कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है, तो प्लीज ये आपका फर्ज बनता है लाइक और कमेंट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।